नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम वैश्व इतिहास के तहत पुनर्जागरण चैप्टर पढ़ रहे थे। पुनर्जागरण में हमने 3 आयाम पढ़ लिए थे। पहला आयाम यानी उसकी पृष्ठभूमि, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो पढ़ा था और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। ठीक, दूसरा आयाम पढ़ लिया था दोस्तों, पुनर्जागरण होने के पीछे क्या क्या कारण थे, तो वो सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, पुनर्जागरण का उदय। पुनर्जागरण का उदय, हमने देखा था कि पुनर्जागरण का उदय हुआ, लेकिन ये हुआ कहां, तो इटली। इटली में ही क्यों, हेडिंग डालिए इटली में ही क्यों। मैंने ये लिखवाया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि पुनर्जागरण का उदय हुआ इटली में हुआ, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि इटली में होने के पीछे क्या क्या कारण थे, वो सब देखेंगे। अगर आपसे चर्चा बात करें ना दोस्तों इटली में, तो इटली में भी एक शहर पड़ता है जिसका नाम है फ्लोरेंस। यानी अगर कहीं ऑप्शन में इटली न मिले और ऑप्शन में फ्लोरेंस हो तो फ्लोरेंस उत्तर देखे आना, क्योंकि फ्लोरेंस में ही उदय हुआ था मुख्य रूप से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यानी फ्लोरेंस शहर पड़ता है, कहां पड़ता है, तो दोस्तों ये इटली में पड़ता है। फ्लोरेंस की 2-3 बातें बता देता हूं दोस्तों। पहले तो फ्लोरेंस को संज्ञा दी जाती है, यानी इसकी संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा क्या है, इसे कहते हैं विद्वानों की नगरी। विद्वानों की नगरी। अब जहां दोस्तों इतने विद्वान रहते हैं तो वहां तो वो भाई पुनर्जागरण होना स्वाभाविक सी बात है। विद्वानों की नगरी में अगर चर्चा करें कौन कौन से विद्वान थे, तो दोस्तों एक लंबी लिस्ट है। लियोनार्दो दा विंची, लियो यानी विंची महोदय, आगे पूरा नाम लिख देंगे विंची, क्योंकि चित्रकला पढ़ेंगे अभी पुनर्जागरण में। विंची है, माइकल एंजेलो है, माइकल एंजेलो, और कौन कौन थे, और मैकियावेली है, मैकियावेली के अलावा गिबर्टी है। पूरे नाम आएंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रत्येक का कहीं कहीं योगदान रहेगा। गिबर्टी के अलावा लिपि है, लिपि के अलावा दांते है, पेड्रोक है, पेट्रोक। गिबर्टी के अलावा और कौन है, तो मुकाशिया है। ये सब जितने भी विद्वान थे ना, इनका संबंध कहां से, तो फ्लोरेंस से। यानी इतने विद्वान कहां से निकले, तो फ्लोरेंस से निकले, इसलिए इसको संज्ञा क्या दी जाती है, विद्वानों की नगरी। और तो और दोस्तों यहाँ एक मेडिची परिवार था। यानी इतने विद्वान होने के क्या कारण थे, तो यहाँ एक परिवार था जिसका नाम था मेडिची। मेडिची परिवार ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। यानी एक परिवार है मेडिची परिवार, मेडिची परिवार ने इतने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, इसीलिए तो यहाँ पर इतने विद्वान आ रहे थे। सीधी सी बात है। हाथ से कोई पूछे कि विद्वानों की नगरी किसको कहते हैं, तो फ्लोरेंस को कहते हैं। फ्लोरेंस कहां पड़ता है, इटली में पड़ता है। यानी पुनर्जागरण कहां हुआ, इटली में, समूचे इटली में। लेकिन अगर कहीं शहर देखने को मिले तो शहर फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को संज्ञा दी जाती है विद्वानों की नगरी। बहुत सारे विद्वानों का संबंध इटली से ही रहा था, इटली से, यानी फ्लोरेंस शहर से रहा। एक ही शहर से इतने विद्वान निकल कर आए थे। यहाँ एक परिवार था मेडिची परिवार। मेडिची परिवार ने इन लोगों को संरक्षण प्रदान किया। तो एक यानी पुनर्जागरण के उदय में इन सभी का योगदान रहा था। और क्या क्या योगदान थे, तो अब मैं बात करता हूं कि इटली में होने के क्या क्या कारण थे। ऐसे कौन कौन सी कारण थे जो इटली में होने पर बल देते हैं। तो पहला कारण आता है दोस्तों कि इटली की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि यहां पर मजबूरी से, यानी ऑटोमेटिक हो गया पुनर्जागरण। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं कि इटली को यूरोप का प्रवेश द्वार कहते हैं। इटली को यूरोप का प्रवेश द्वार कहते हैं। एक एक बिंदु नोट करना दोस्तों, ये भूगोल में बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। भूमध्य सागर में, यानी भूमध्य सागर से अगर आपको एशिया से यूरोप जाना है और बीच में कस्तूनतुनिया वालों ने रास्ता मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, जब जैसे अवरुद्ध हुआ तो समुद्री मार्ग से अगर जाओगे तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का पहला शहर कौन सा आएगा, तो पहला शहर आएगा इटली। इटली को इसीलिए यूरोप का प्रवेश द्वार कहते हैं।
अब आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था कि ओटोमन साम्राज्य, यानी ओटोमन साम्राज्य ने अपने साम्राज्य में, ऑटोमन साम्राज्य से तंग आकर बहुत सारे लोग कहां चले गए थे, यूरोप चले गए थे, और यूरोप में सबसे पहले शहर में प्रवेश किया था और उस शहर का नाम था, तो ये था दोस्तों इटली। यानी ये देख लीजिए, यानी ऑटोमन साम्राज्य से प्रताड़ित व्यक्ति सबसे पहले कहां जाएगा, तो वो इटली जाएगा दोस्तों। भूमध्य सागर में अवस्थित है इटली, वो सब भूगोल में पढ़ा जाता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें। तो यानी पहला मुख्य कारण है इटली में होने का, तो यूरोप की यानी इटली महाद्वीप, इटली शहर की स्थिति ऐसी थी कि वो यूरोप का प्रवेश द्वार है। अगर यानी ऑटोमन साम्राज्य से कोई प्रताड़ित व्यक्ति, यानी यहाँ साम्राज्य वाले तंग अगर करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, यानी समस्त बुद्धिजीवी कहाँ चले गए थे, तो यहीं चले गए थे, इटली। इटली यानी फ्लोरेंस गए थे, सीधी सी बात है। तो पहला कारण आई होप आपको समझ में आएगा, भौगोलिक अवस्थिति। और क्या क्या कारण थे भाई, प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र, प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र। अब दोस्तों प्राचीन यानी पुनर्जागरण से पहले हमने ये देखा था, यानी पुनर्जागरण से हमने पहले क्या देखा था कि पुनर्जागरण से पहले हमने देखा था कि यहां पर चर्च का बहुत प्रभाव था। अब जैसे चर्च का प्रभाव था तो दोस्तों यानी चर्च जो व्यवस्थाएं लागू कर रहा था वो इनको फॉलो करनी पड़ रही थी। आप सभी जानते हैं कि जहां धार्मिक कट्टरता सर्वाधिक होती है तो सबसे पहले वहां के लोगों के द्वारा विरोध झेलने को पड़ता है। प्राचीन साम्राज्य में अगर चर्च कट्टरता अपना रहा था तो वहां का यानी चर्च को सबसे पहले उन्हीं के लोगों के द्वारा, यानी उन्हीं के लोगों द्वारा आंदोलन सहना पड़ा था। तो ये भी आप जान सकते हैं कि कट्टरता के कारण लोगों ने आवाज उठाई, कट्टरता के कारण लोगों ने आवाज उठाई। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। और तो सर्वाधिक नगर है ना, वो भी यहीं स्थित है दोस्तों, सर्वाधिक नगर। यानी इटली में बहुत सारा सर्वाधिक नगरों, जैसे वेनिस है, बहुत सुंदर शहर है वेनिस, जैसे रोम, फ्लोरेंस, चर्चा ही कर रहे हैं फ्लोरेंस की, तो फ्लोरेंस के अलावा मिलान, तो बहुत सारे शहर है इटली में, यानी सर्वाधिक नगर भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। और क्या कारण थे इटली में होने के, तो और अगर कारणों में बात करें तो अभी मैंने बताया था कि एक परिवार था जिसका नाम था मेडिची परिवार। मेडिची परिवार, मेडिची परिवार ने बुद्धिजीवियों को संरक्षण दिया, मेडिची परिवार ने बुद्धिजीवियों को संरक्षण दिया। तो ये भी एक प्रमुख कारणों में से आता है, जिससे बौद्धिकता का विकास होगा भी, बौद्धिकता का विकास हुआ। यानी अगर बुद्धिजीवी वहां आएंगे तो बौद्धिकता का विकास तो ऑटोमेटिक होगा। मध्यम वर्ग के कारण मैनर प्रणाली, मध्यम वर्ग के कारण यहां सामंतवाद के लिए मैनर प्रणाली शब्द प्रयोग किया जाता है। मैनर प्रणाली, या इसी को आप लिख सकते हैं सामंतवाद, कमजोर हुआ भी। और यानी मेडिची परिवार ने बुद्धिजीवियों को संरक्षण दिया तो वहां के लोगों में बौद्धिकता का विकास हुआ। और तो यहाँ मध्यम वर्ग के कारण, यानी मध्यम वर्ग ऊपर उठेगा तो सीधी सी बात है बाजार में डिमांड वगैरह सब कुछ बढ़ेगी, डिमांड वगैरह यानी मध्यम वर्ग परिवार का, मध्यम वर्ग का जैसे उद्योग होगा तो यहाँ पर सामंत व्यवस्था जो मेहनत प्रणाली थी वो सबसे ज्यादा उस पर कुठाराघात होगा। यानी सामंतों को कुछ नहीं समझा जाएगा, सामंतों को वो कर नहीं दिए जाएंगे। यानी लोग अपनी मांग, अपनी जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी नीड थी, अपने अधिकार थे, उनकी आवाज बुलंद तरीके से उठाएंगे। इससे क्या हुआ, सामंतवादी प्रवृत्ता खत्म होगी, यानी सबसे ज्यादा कुठाराघात इन्हीं को हुआ। और क्या हुआ, और बात करें तो और क्या क्या कारण थे, तो स्थानीय लोग भौतिकवादी थे, ये हम चर्चा करते हैं। या इहलोक
अलौकिक पर बल दे रहे थे, भौतिकवादी या इहलोकवादी, इहलोकवादी या उपयोगितावादी, उपयोगितावादी, यानी परलौकिक वाला सिस्टम नहीं था। यानी जितने भी स्थानीय लोग रहे थे इस समय जो एलोकवादी थे, एलोक का मतलब जो कुछ हमारे पास में उसी चीज का भोग करते हुए हमें एकदम सुखी रहना है। अब जो मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि मेरे पास में 1000 रुपये, आज मैं 1000 रुपये खर्च करूंगा, तो जैसे 1000 रुपये खर्च करूंगा तो उस 1000 रुपये से बाजार, यानी वो पैसा कहाँ जाएगा, बाजार में। तो अगर बाजार में जाएगा तो बाजार की व्यवस्था सुदृढ़ होगी नहीं, बाजार में पैसा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। मेरा पैसा अगर मैं 1000 रुपये खर्च करूंगा तो मैंने चीजों की डिमांड नहीं की, तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड से यानी भौतिकवादिता का परिणाम ही निकल कर आगे निकल कर आएगा किसका, औद्योगिक क्रांति का। तो स्थानीय लोग यानी भौतिकवादी थे, स्थानीय लोग थे, यानी उपयोगिता पर बल दे रहे थे, यानी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर रहे थे, सीधा सा कहने का मतलब है। और तो यहां एक व्यक्ति था जिसका नाम है, लिख देता हूं, लोरेंजो मैग्निफिसेंट, लोरेंजो मैग्निफिसेंट। ये पूरी इटली का सबसे धनी व्यापारी था, पूरी इटली का सबसे धनी व्यापारी। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे शहर में दुनिया का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी होगा तो वह वहां के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करेगा, क्योंकि वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसको बंदों की आवश्यकता पड़ेगी, फैक्ट्री उसकी आवश्यकता पड़ेगी, गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां के लोगों का यानी बहुत जीवन सुखद रहेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, वर्तमान में अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी वर्तमान मान लीजिए मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में उनका घर है, कितना आलीशान घर नहीं है, उनके घर पे कितने लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को काम मिला, तो काम मिलेगा तो पैसा आएगा ना, उनके लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अब जिनके पास में काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो इटली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लोरेंजो मैग्निफिसेंट, वो भी इटली का ही था। पुनर्जागरण में कारण के पीछे ये भी एक कारण रहता है कि एक व्यापारी था इटली का, वो इटली का यानी पूरी समूची इटली का सबसे धनी व्यापारी भी यही था और वहीं रहता था। खास बात तो ये थी। तो ये पुनर्जागरण के उदय में इटली में होने के पीछे क्या क्या कारण थे, इन पर चर्चा की। तो पहला कारण इटली के किस शहर में हुआ, तो फ्लोरेंस में हुआ। फ्लोरेंस में क्यों हुआ, तो वही फ्लोरेंस में होने का पहला प्रमुख कारण था, फ्लोरेंस को विद्वानों की नगरी कहते हैं। अब हमने देखे क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण था भौगोलिक अवस्थिति, यानी यूरोप, इटली को यूरोप का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा जो भी कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता था तो वह सबसे पहले इटली आता था, यानी यूरोप में आएगा, यूरोप में किस शहर में आएगा, इटली में। दूसरी हमने देखी थी कि प्राचीन रोम का केंद्र था ना, वो यही था। अगर प्राचीन रोमन व्यवस्था का केंद्र था, यानी जहां धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है तो वहीं सबसे ज्यादा आंदोलन भी देखेंगे, यानी वहां के लोगों के द्वारा आवाज भी वहां उठाई जाती है। तीसरा हमने कारण देखा था कि ये कारण था सर्वाधिक नगर, यानी इटली में बहुत सारे इस समय नगर थे जो बहुत चर्चा थे। वेनिस है, जैसे वेनिस है, फ्लोरेंस है, मिलान शहर है, तो वो हमने नाम देखे थे। मेडिची परिवार का संरक्षण मिलना, मेडिची परिवार के संरक्षण मिला तो बौद्धिकता का विकास हुआ। और मध्यम वर्ग के कारण मैनर प्रणाली कमजोर हुई। नेक्स्ट कारणों में हमने देखा स्थानीय लोग भौतिकवादी थे, इलोकवादी थे, उपयोगितावादी थे। और कारणों में क्या देखा, लोरेंजो मैग्निफिसेंट, ये कारण तो नहीं है लेकिन एक व्यक्ति है, इसकी प्रमुख भूमिका भी रहेगी, यानी ये भी इटली में होने के कारणों में से ही गिना जाता है। तो ये भी मैंने आपके साथ में चर्चा किया। तो ये दोस्तों हमने यानी कारण जो था ना पूरा का पूरा इटली में होने का, तो ये हमने आज चर्चा की। अब हम दोस्तों पुनर्जागरण के नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। तो ये दोस्तों हेडिंग डालिए, पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण के प्रभाव, पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण पर यह यानी इस बिंदु पर अगर बात करेंगे तो यह हमारा अंतिम बिंदु रहेगा। पुनर्जागरण पर प्रभाव साहित्य में देखने को मिलेगा, साहित्य के अलावा कला के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कला के अलावा एक और क्षेत्र में देखने को मिलेगा, वह था विज्ञान के क्षेत्र। यानी अगर 14वीं शताब्दी से पहले की बात करूं तो 14वीं शताब्दी से पहले जितना भी साहित्य था ना, चाहे वह कोई सा भी साहित्य था, उस पर किसका प्रभाव था, तो धर्म का बहुत प्रभाव था। सीधा सा मतलब है चर्च का प्रभाव था। वर्तमान में साहित्य यानी जो भी साहित्य लिखेंगे, जैसे ही पुनर्जागरण होगा
तो साहित्य में धर्मनिरपेक्षता वाली बातें देखने को मिली। यानी लोगों ने मानवतावादीवाद, हम एक वीडियो में बता रखा है कि विलियम शेक्सपियर जो मानवतावादी, यानी विलियम शेक्सपियर के साहित्य में मानवतावादी की झलक थी। तो पहले मानवतावाद कुछ नहीं थी, पहले तो धर्म के बारे में ही लिखना पड़ता था। जैसे मैंने आपको एक बात लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा की था कि टोलेमी ने एक सिद्धांत दिया था भूकेंद्रीय, यानी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, और इसके विरोध में एक सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस का बहुत विरोध हुआ था, और बुर्नो एक व्यक्ति था जो एक खगोल शास्त्री भी था और एक पादरी भी था। बुर्नो ने कोपरनिकस का समर्थन किया, तो बुर्नो पादरी होने के नाते चर्च की बातों, यानी चर्च के विचारों से मेल नहीं खाने के कारण उसे जिंदा जला दिया गया था। तो ये सब हम चर्चा करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में सबसे मेन बिंदु निकल कर आएगा अंग्रेजी, सॉरी इटालवी साहित्य, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इटालवी साहित्य चेंज देखने को मिलेगा। इटालवी के अलावा फ्रांसीसी साहित्य, फ्रांसीसी के अलावा हम देखेंगे अंग्रेजी के अलावा हम देखेंगे डच के अलावा हम देखेंगे स्पेनिश। इन सभी साहित्यों में बदलाव देखने को मिलेगा। इनमें सबसे ज्यादा इटालवी और दो ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कला के क्षेत्र में तो 4 कला के क्षेत्र में जैसे स्थापत्य हुआ, और सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा चित्रकला में, यानी कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा चित्रकला के अलावा मूर्तिकला हुई, मूर्तिकला के अलावा न के बराबर ही लेकिन प्रभाव देखने को मिलेगा संगीत कला। विज्ञान में भी हम देखेंगे, खगोल शास्त्र में और बायोलॉजी में देखने को कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये सब हम, यानी पुनर्जागरण के प्रभाव क्या थे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।